हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीटी 360 पॉलिटी के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पिछले 5 साल में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा नहीं है, वही टॉपिक्स रिपीटेटिव हैं तो वो हम देख लेंगे। अब गवर्नेंस के टॉपिक्स जितने भी हैं, जो भी न्यूज़ में रहे हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो 6.2 जो है वो है एक्ट्स, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि आईपीसी एंड सीआरपीसी इम्पॉर्टेंट, ये क्या होता क्या है। ठीक, आईपीसी बेसिकली होता है कि क्राइम की डेफिनेशन, कि ये पर्टिकुलर क्राइम आता कौन सी कोड में है, बेसिकली कि है क्या क्राइम। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी किया है, कोई भी गलत काम किया है, तो वो गलत काम को क्या माना जाएगा, क्या है वो क्राइम, उसका डेफिनेशन आईपीसी में आता है। उसके बाद है सीआरपीसी। सीआरपीसी में अब जो भी क्राइम हुआ है उसके लिए आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो पूरा जो प्रोसीजर है सीआरपीसी का, डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हो कि प्रोसीजरल कोड होता है। तो प्रोसीजर जो भी है आगे उस क्राइम के, जो भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होंगी, उसका जो प्रोसेस होगा उसके रिगार्डिंग होता है सीआरपीसी। अब यहाँ पर आता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रोल। यहाँ पर ये कुछ लॉज को रिव्यू करते हैं, जैसे कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है। और साथ ही ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर सेटअप किया गया था 1970 में। अब इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है वो एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि क्राइम है क्या वो डिसाइड करता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड है जिसमें जितने भी सब्सटैंटिव टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉज जितने भी आते हैं वो सब ये कवर करता है। नेक्स्ट अब ये है कि ये 1860 में ड्राफ्ट किया गया था। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रेकमेंड किया था। नेक्स्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगेन इस डेफिनेशन से मैंने आपको बताया प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो अब क्या क्रिमिनल प्रोसीजर क्या आगे फॉलो होना चाहिए आईपीसी के बाद। तो सीआरपीसी जो है वो मेन लेजिस्लेशन है। जब कोई भी सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए उसके रिगार्डिंग होता है सीआरपीसी। ये 1973 में इनैक्ट किया गया था, दो ये 1882 में इनिशियली क्रिएट किया गया था। और जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है क्राइम का, एविडेंस कलेक्ट करना होता है, उसके बाद कोई गिल्टी है पर्सन या नहीं है, या इनोसेंट है, कोई जो भी उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो भी होगा उसका, तो उसकी जो पूरी मशीनरी है इन्वेस्टिगेशन की वो सीआरपीसी प्रोवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, उसको ये अमेंड करती है। अमेंडमेंट में क्या है, बेसिकली कुछ जैसे सेंट्रल कमीशन, स्टेट कमीशन के चेयरपर्सन्स जो हैं वो उनके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस आए हैं, और साथ में उनके टर्म्स के रिगार्डिंग चेंजेस आए हैं। एक मेंबर इंक्रीज़ हुआ है, वो चेंजेस आए हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको मेन है क्या। चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल कमीशन में पहले क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चेयरपर्सन थे, बट अभी क्या है कि कोई भी एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी एलिजिबल हैं कि उनको भी आप चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट कर सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ ही। अब नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कमीशन। इसमें यहाँ पर भी जैसे चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल कमीशन में बस सेंटर के हिसाब से हो गया तो सुप्रीम कोर्ट आ गया, यहाँ पर चेयरपर्सन ऑफ स्टेट कमीशन में स्टेट के हिसाब से हो गया तो हाई कोर्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जा सकते थे चेयरपर्सन। अब यहाँ पर ये चेंज हो गया कि जज ऑफ हाई कोर्ट भी एलिजिबल हैं अगर चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ साथ। ये आप ध्यान रख लेना, इन एडिशन टू लिखा है। अब मेंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं, जो मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि अब पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं, क्योंकि एक यहाँ पर कहा गया है कि एक विमेन ज़रूर होनी चाहिए। न्यू डीम्ड मेंबर्स जो हैं वो चेयरपर्सन्स होंगे इन 3 बॉडीज़ के। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो ये न्यू डीम्ड मेंबर्स हैं। साथ में चेयरपर्सन, मेंबर्स और स्टेट कमिश्नर्स का जो टर्म है उसको भी कम किया गया है। पहले 5 साल था, अब 3 साल हो गया है। और जितने भी ये चेयरपर्सन है, मेंबर, स्टेट कमिश्नर्स वगैरह, ये सब एलिजिबल हैं कि उनको दोबारा से भी अपॉइंट किया जा सकता है।
नेक्स्ट है पेरिस प्रिंसिपल। यूनाइटेड नेशंस का ये प्रिंसिपल है। ये बेसिकली जितने भी ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंक्शनिंग से ये रिलेटेड है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल बेंचमार्क प्रोवाइड करता है जहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो है उसको एक्रेडाइट कर सकते हैं। अब ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, उसके अंडर जो है 5 हेड्स ये बताए गए हैं। उसके अंडर आप कोई भी, अगर मान लो किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है तो यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो ये ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, बट ये बेसिकली पेरिस प्रिंसिपल एक इंटरनेशनल बेंचमार्क्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंडर आता है। और ये नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जिसके अंडर आते हैं उसको एक्रेडाइट किया गया है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ने ये 5 हेड्स बताए हुए हैं। अब ये जो भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की सिचुएशन है, अगेन यही सेम चीज़ है कि उसको मॉनिटर करता है। जब भी ह्यूमन राइट वायलेट होगा ये मॉनिटर करता है वो सारी चीज़ों को। और गवर्नमेंट को भी एडवाइस किया जाता है कि अगर कोई स्पेसिफिक वायलेशंस हुए हैं, और साथ ही साथ इसका एक इसके पास मैंडेट होता है कि जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में एजुकेट किया जाए, उनको उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। तो ये इसे हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। 1993 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और ये बेसिकली इसलिए बना था, एक फोरम काइंड ऑफ बना था कि जितने भी यहाँ के मेंबर्स हैं वो इंटरेक्ट कर सके, एक्सचेंज कर सके, साथ में जितने भी एंगेजमेंट होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको भी फैसिलिटेट कर सके। तो ये सारी चीज़ें आती है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के अंडर। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, एप्सपा 1958 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर साल ही न्यूज़ में रहता है। इसको हम सिर्फ डिस्टर्ब एरियाज़ में ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्सपा जो है सिर्फ डिस्टर्ब्ड एरिया में ही अप्लाई होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नर है वो ही, सिर्फ उन्हीं के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी टेरिटरी को एक डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है आर्म्ड फोर्सेस को कि डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में वो वापस से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नॉर्मल कर सके। अब काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है एस्पा, बिकॉज ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यहाँ पर मेंशन है ना, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को मिलती हैं, उसी के वजह से एस्पा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में और ऑलमोस्ट हर साल न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो बेसिकली डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखने के लिए ये लाया जाता है एस्पा। और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के पास ये पावर होती है। इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है। अब एस्पा की जो पावर्स हैं जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में डिप्लॉयड है, उसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या पावर्स हैं एस्पा की, वो देख लेते हैं। कि अगर मान लो उनको लगता है कि कोई भी लॉ को के अगेंस्ट जा रहा है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई ख़राब कर रहा है या कोई थ्रेट है लॉ के लिए, तो आप उसको मार भी सकते हो। तो ये पावर देते हैं कि किल एनी वन एक्टिंग इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ द लॉ। साथ में वारंट के बिना भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और उनके प्रेमाइसेस को सर्च भी किया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मैं आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज रहती हैं। अब साथ ही साथ जो फोर्सेस हैं उनको कवर भी प्रोवाइड किया जाता है प्रोसिक्यूशन से। मान लो आप किसी को भी अरेस्ट कर दिया या फिर किसी को मार दिया या फिर किसी के प्रेमाइसेस में घुस के उसको सर्च कर लिया, तो आपको कोई भी पर्सन जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है। तो आपको आपको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, वो प्रोटेक्शन फोर्सेस को प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एक बड़ी पावर है। साथ ही साथ बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के लीगल सूट्स आप परस्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, साथ में सेक्शन 3 है एप्सपा का, वो क्या कहता है बेसिकली, ये सेक्शन 3 ऑफ एप्सपा कहीं भी ऐसी जगहों पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का जो यूज़ है वो सिविल पावर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बहुत ही सिंपल है। ये इसने बेसिकली 2002 का एक एक्ट आया था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको रिप्लेस किया था। अब ये जो एक्ट है, जितने भी आपकी सिटीज़न के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि आपका अधिकार है कोई भी चीज़ जानने का, उसके रूल्स प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग है ये राइट। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ जाननी है,
लीगल फंक्शनिंग के लिए या फिर आपके अपने ही राइट्स के लिए आपका अधिकार है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ये आया था। सेक्शन 2 क्या कहता है? तो ये कहता है कि पब्लिक अथॉरिटी कौन सी होती है? कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बाय लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चाहे ओन है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती है, वो बॉडीज़ पब्लिक अथॉरिटीज़ में आती हैं। तो ये सब चीज़ें पब्लिक अथॉरिटीज़ में आ रही हैं। साथ ही साथ ऐसे एनजीओज़ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किए जा रहे हैं, या चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली फाइनेंस किए जा रहे हो, पर ये भी पब्लिक अथॉरिटी में आता है। तो पब्लिक अथॉरिटी होगी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हो। साथ ही साथ कोर्ट्स की वहाँ पर बात की गई है कि उनको ये कहा जाता है कि मान लो कोई भी सब्सटैंशियल फाइनेंस है, कोई फाइनेंस या फिर नहीं है, तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी? अब यहाँ पर लिख तो दिया है कि एनजीओ जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर यहाँ पर ये कोई भी बॉडी जो कि ओन है, कंट्रोल है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है। तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि एक फाइनेंशियल एड जो है वो सब्सटैंशियल फाइनेंस है या फिर नहीं है, मतलब कि एक ठीक फाइनेंस है या फिर कुछ फ्रॉड चल रहा है, वो चीज़ वो डिटरमाइन करने का पावर किसके पास है? कोर्ट्स के पास है। नेक्स्ट सेक्शन 4 क्लॉज 2 ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या कहा जाता है कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी को ये मैंडेट किया जाता है कि वो खुद ही सारे इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड कर दे बाय वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो अलग अलग यहाँ पर बाय ऐड कर लें, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशंस के ज़रिए अब पहले से ही आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके रखो पब्लिक को। तो ये हर एक पब्लिक अथॉरिटी को ये सेक्शन 4 क्लॉज 2 के अंडर ये बोला जाता है, सो दैट पब्लिक को आरटीआई एक्ट का यूज़ करना ही ना पड़े, है ना। तो पहले से ही आप इन्फॉर्मेशन दे के रखो ताकि आरटीआई एक्ट का यूज़ क्यों ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि जन सूचना पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, ये एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है। अब सेक्शन 8 क्लॉज 1 ये है। अब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होगी, जो सबको नहीं बताई जा सकती है, पब्लिक में नहीं लीक की जा सकती है, ऐसी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसी के बारे में बात करता है सेक्शन 8 क्लॉज 1। यहाँ पर ये कहा जाता है कि कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं कि आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको आप आरटीआई एक्ट के अंडर ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते किसी को भी। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? जैसे नेशनल सिक्योरिटी की हो गई, प्रिवेसी, ट्रेड सीक्रेट्स है, लॉ एनफोर्समेंट है, जुडिशियल प्रोसेस है, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 8 क्लॉज 2। अब ये कहता है कुछ एग्जाम्पशंस ऐसे हो भी सकते हैं, मतलब सेक्शन 8 क्लॉज 1 में भी कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि मान लो अगर एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ऐसा लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंशियल तो है बट लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 में भी ये एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 8 क्लॉज 2 के द्वारा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जेम्प्ट की जा सकती है सेक्शन 8 क्लॉज 1 या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के द्वारा, और इसको डिस्क्लोज़ किया जा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये अमेंड की गई थी और इसमें फिक्स टर्म का रिमूवल किया गया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी कि सीआईसी और आईसीज का जो टर्म है ऑफिस का वो कितना होना चाहिए। पहले 5 साल हुआ करता था, अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है। उसके बाद सैलरी के रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगी अगेन। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है ना वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली गई है विद रिगार्ड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 कि सीआईसीज हैं, आईसीज हैं, तो इनकी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा पूरा चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकी सैलरी भी डिटरमाइन करेंगी, अलाउंसेस क्या मिलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल सीआईसी आईसी हो चाहे वो स्टेट सीआईसी आईसी हो, तो ये सब चीज़ें हैं। अब कुछ आरटीआई रूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर प्रोवाइड किया गया कि वो ही कंडीशंस ऑफ सर्विस डिसाइड करेंगी, जो कि जो रूल्स हैं इन एक्सरसाइज ऑफ रेजिडेंटी पावर्स ये अच्छे से कवर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये डिसीजन किसके पास चला गया? अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कंडीशन ऑफ सर्विस।
और इस केस में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो सारे आईसीज के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। गवर्नमेंट के पास पावर टू रिलैक्स है, और जितने भी रूल्स के जितने भी प्रोविजंस हैं रूल्स के, उनको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, उसका पावर टू रिलैक्स गवर्नमेंट के पास है। मान लो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई ये रूल मैं अप्लाई नहीं करना चाहती, तो गवर्नमेंट जो है वो हटा भी सकती है उसको। तो पूरी मतलब पावर ही गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। और फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है, जितने भी रूल बनाए गए हैं, अब इस रूल का मतलब क्या होगा, इस रूल का मतलब हमने फलाना निकाल लिया, अब ये जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होता है ना रूल्स का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, अब कुछ रीसेंट जजमेंट्स बताए गए हैं आरटीआई से रिलेटेड। अब यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। सेक्शन 2 क्लॉज H के अंडर जो आरटीआई का एक्ट है उसके अंडर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी माना जाता है। हालांकि काफ़ी टाइम से चल रहा है ये कंट्रोवर्सी, बट ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि आरटीआई एक्ट के अंडर डिस्क्लोज़ की जा सकती है। मैंने आपको बताया था वो सेक्शन 8 क्लॉज 1-2 का कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो डिस्क्लोज़ की जा सकती है, कुछ ऐसी होती है जो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती। तो पहले हम ये देख लेते हैं कौन सी डिस्क्लोज़ की जा सकती है आरटीआई के अंडर। ये रिलेटेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली जजेस वगैरह से रिलेटेड है अभी ये। ठीक है, कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जितने भी पर्सनल असेट हैं जजेस के और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पर्सनल असेट्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उनकी राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन नहीं मानी जाएगी। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये चल रहा था, काफ़ी सालों से चल रहा है कि ये राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है या नहीं है, कि सीजीआई का जो पर्सनल असेट्स हो गए, जजेस के पर्सनल असेट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, तो ये उनका राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन नहीं है, तो ये डिस्क्लोज की जा सकती है आरटीआई एक्ट के अंडर। साथ में जितने भी कॉलेजियम के द्वारा रेकमेंड किए गए होंगे, जितने भी जजेस के नाम रेकमेंड किए गए होंगे, तो ये भी डिस्क्लोज़ की जा सकती है इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंडर। तो ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। साथ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती आरटीआई एक्ट के अंडर। वो कौन से हैं? जैसे मान लो कॉलेजियम में जितने भी जजेस के नाम दिए गए हैं उनके साथ उसका रीज़न भी बताना पड़ता है। तो नाम तो डिस्क्लोज़ किए जा सकते हैं, बट जो रीज़न बताया गया है कि जजेस को रेकमेंड करते हुए, वो रीज़न्स जो है वो आप नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते, वो आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार नहीं है आपको। साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंडर बताई गई है, वो भी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है, वो भी आप नहीं बता सकते हो इन एनी केस। ठीक है, वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते आरटीआई एक्ट के अंडर। वही सेक्शन 8 का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, जो भी अगर मान लो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है या फिर कोई बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं बताई जा सकती भाई, ठीक है, वो है। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि मान लो जो एनजीओज़ हैं वो फंड्स ले रही हैं गवर्नमेंट से, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आरटीआई एक्ट के अंडर आती है, तो ये भी डिस्क्लोज़ की जा सकती है। कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी आपका अधिकार है जानने का अगर आप जानना चाहो तो। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बाकी के टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 वगैरह काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में PT 360 कोर्स आपको मिल जाएगा। तो पिछले 5 साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं प्रीलिम्स के लिए, ये सब यहाँ पर कवर किए गए हैं। इस पूरे जो कोर्स है उसको डिवाइड किया गया हमने कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में। 5 साल के कंटेम्प्रेरी इशूज़ यहाँ पर डिस्कस किए गए, 1 साल के करंट अफेयर्स बताए गए हैं। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आप देख लेना क्या होते हैं ये और क्या कितने टाइम में ख़त्म हो रहा है। बहुत ईजी है, बहुत मतलब कर सकते हो आप। ऑलराइट, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप यहाँ पर कॉल वगैरह भी कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।